ईरान इस वक्त अमेरिका और उनके एलाइज के साथ मिडल ईस्ट के अंदर जो कुछ कर रहा है वो देखने वाली चीज है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईरान किस लेवल के अटैक्स कर रहा है यूएस और इनके एलाइज पर, और किस तरह इन अटैक्स ने इन सारे ममालिक को हिलाकर रख दिया है। हम देखेंगे इन अटैक्स की तफसीलात और ईरान की स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी यहाँ पर हमें नजर आ रही है मॉडर्न वॉरफेयर के हवाले से, जहां हम ईरान पर तनकीद करते हैं कि ईरान बहुत सी जगहों पर पीछे रह गया है, जैसे कि एयरफोर्स। लेकिन इस जंग के दौरान हमें कहां पर ये मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स नजर आ रही हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया पर जो स्पेक्टिकल्स जारी हो रहे हैं वो अमेरिका के लिए कुछ अच्छे नहीं हैं। कुवैत की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से स्टेटमेंट आई है ऑफिशियली कि सेवरल यूएस वॉरप्लेन्स क्रैश कर गए हैं उनकी टेरिटरी के ऊपर। कुवैत मिडल ईस्ट के अंदर यूएस की सबसे बड़ी बेस को होस्ट करता है और ईरान के बिल्कुल सामने लाया करता है, तकरीबन 160 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर। और ये जो चार ममालिक हैं, कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई, ये पर्शियन गल्फ के बिल्कुल ऑपोजिट हैं और ईरान के बिल्कुल सामने हैं। और सबसे ज्यादा अटैक्स इन्हीं ममालिक में हमें नजर आ रहे हैं जो ईरान कर रहा है। अभी हम देखेंगे कि यूएई के अंदर किन किन फैसिलिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, किस स्ट्रेटजी के तहत। लेकिन उससे पहले ये जो अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं उनको देख लेते हैं। सऊदी अरब में अरामको की फैसिलिटी पर अटैक किया है। रास तनूरा ऑयल फैसिलिटी, जो कि सऊदी अरब की वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑयल फैसिलिटी है, और यहाँ सऊदी अरब बड़ी मिकदार में ऑयल को प्रोड्यूस करके पूरी दुनिया को बेचता है, एक्सपोर्ट करता है। और यहाँ पर इन्होंने अटैक किया है। सऊदी अरब के मुताबिक हमने इस रिफाइनरी पर गिरने वाले ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया है और ये आग लगी है उसका मलबा गिरने से, जो हमने इंटरसेप्शन की है। लेकिन अगर हम आग के शोले और धुएं पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि तबाही बड़े पैमाने पर हुई है, और ये दुनिया की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरीज में से है। पर्शियन गल्फ के सामने ये चार ममालिक, उसके बाद सऊदी अरब, और फिर यही नहीं, ईरान यहाँ पर नहीं रुक रहा। ईरान बहुत आगे तक जाकर अटैक्स लॉन्च कर रहा है। और हैरानकुन बात यह है इनकी प्रिसीजन स्ट्राइक्स, और ये ज़्यादातर अटैक्स ड्रोन अटैक्स हैं। और ये स्ट्रेटजी भी हम अभी आगे देखेंगे कि किस किस्म के ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है और यूएस को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं इनको इंटरसेप्ट करने के हवाले से। साइप्रस में हमने अक्सर डिस्कस किया हुआ है कि यूके और यूएस की बेसिस हैं, और अक्सर ये जो मिडल ईस्ट में ऑपरेशंस हैं ये यहाँ से अपने तैयारे उड़ाते हैं। या फिर इंडियन ओशन रीजन में एक जजीरा है डियागो गार्सिया, वहां पर इनकी बेसिस हैं। और साइप्रस इनका मेडिटेरेनियन का एक अहम कनेक्शन है, उसको भी ईरान ने नहीं बख्शा। और जो यूके की फैसिलिटी है उसको निशाना बनाया ईरान ने। मतलब अपनी प्रॉक्सिमिटी से बहुत दूर ईरान अब स्ट्राइक्स कर रहा है और मेडिटेरेनियन सी तक पहुंच चुका है। IRGC के मुताबिक कुवैत में जो यूएस की अल सलीम नेवल बेस है उसको हमने कंप्लीटली फारिग कर दिया है, और कुवैत में ही यूएस के नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी तबाह बर्बाद कर दी हैं। और कुवैत की ही डिफेंस मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि यूएस के सेवरल फाइटर जेट्स यहाँ डाउन हुए हैं। और ये एक बहुत ही बुरी खबर है अमेरिका की। अमेरिका एक्सपोज हो रहा है यहाँ पर, उनका पूरा दिफाई सिस्टम। ईरान की टॉप लीडरशिप का खात्मा करने के बावजूद वो इतने डेंजरस अटैक्स का सामना कर रहे हैं, और शायद यही इसी हवाले से खबरदार किया था पेंटागन के चीफ ने। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया था कि हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है, ह्यूज रिस्क हैं, हमारे लोगों की कैजुअलिटीज भी हो सकती हैं, और हमारी जो फायर पावर है वो डिप्लीट हो सकती है, म्यूनिशंस में कमी आ सकती है। और अमेरिका के बहुत से सर्विस मेंबर के मारे जाने की भी इतलात हैं ईरान के इन हमलों में, जिनको खुद ट्रंप ने कंफर्म किया है। इसके अलावा भी हमने देखा कि बहरीन, कतर और यूएई के ऊपर भी ईरान के ड्रोन्स गिरते रहे हैं, इनकी बहुत सी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है। और यहाँ से हमें पता चलता है ईरान की इन स्ट्राइक्स की एक्यूरेसी का, प्रिसीजन स्ट्राइक्स का इनकी कौन मदद कर रहा है। बज़ाहिर तो ऐसे यही लग रहा है कि चाइना की जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है उसने ईरानियंस की भरपूर मदद की है, जो पिछले दिनों हमने सारा डिस्कस किया है। ये ईरान अकेला नहीं कर सकता जो कुछ हो रहा है। यहाँ पर जो इनकी कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड किया है पिछले कई सालों में, जो हम कई वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं कि चाइना या रूस डायरेक्ट नहीं आएंगे ईरान की मदद करने, क्योंकि उनके दरमियान कोई ऐसा मुआहदा नहीं है। लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ज़रूर मौजूद हैं, जिससे क्या होता है कि आप अपने पार्टनर की कैपेबिलिटीज़ में इजाफा करते हो। इकोनॉमिक डील्स के ज़रिए, डिफेंस डील्स के ज़रिए, मिलिट्री डील्स के ज़रिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आप आगे लेकर जाते हो। तो यहाँ पर हमें वो उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के फ़वायद नज़र आ रहे हैं। जो चाइना का जो बेडू सिस्टम का इस्तेमाल किया है ईरान ने, GPS सिस्टम को डिच किया है, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अपनी इंटीग्रेशन को बेहतर किया है पिछले कुछ महीनों में और सालों के मुकाबले में।
और इसके अलावा ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि चाइना ने इस पूरे रीजन में यूएस के जो एसेट्स हैं, यूएस की जो पोजीशंस हैं, उनकी इंफॉर्मेशन ईरान को प्रोवाइड की है, जिससे बहुत ज़्यादा इनको अब फ़ायदा नज़र आ रहा है। और IRGC ने इस हवाले से क्लेम किया है कि हमने 500 से ज़ायद अमेरिकन ट्रूप्स को मार दिया है और ज़ख्मी कर दिया है, लेकिन ये अभी वेरीफाई नहीं है ये चीज़ें कि 500 से ज़ायद ट्रूप्स इनके मरे हैं कि नहीं। लेकिन इन इलाकों में IRGC के मुताबिक हमारे सक्सेसिव अटैक्स जारी हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का यहाँ पर बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि हमने पिछले 2 दहाइयों से अमेरिका की डिफीट्स को स्टडी किया है हमारे मगरिब में और हमारे मशरिक में। एक तो वो अफ़गानिस्तान की बात कर रहे थे और दूसरी प्रॉबली वो ये वेस्ट एशिया की, इराक की और सीरिया की डिफीट्स, यानी इन जगहों पर यूएस के मफादात पूरे नहीं हुए। और वियतनाम में भी जिस तरह इनको शिकस्त हुई थी पूरी दुनिया ने देखा था, अफगानिस्तान में ये जिस तरह भागे थे, तो ये उन्होंने इनको एक बात लगाई है कि हम आपको स्टडी किया हमने बहुत ज़्यादा, और हम जानते हैं कि आपको हराना कैसे है। और अली लारेजानी जो इस वक्त ईरान के टॉप ऑफिशियल हैं, टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल, उन्होंने भी कहा है कि हमारी अब कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि कई जगहों पर प्रोपेगेंडा न्यूज़ आ रही थी कि ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने क्लियर कट कहा है कि अब अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। और वैसे भी ये ईरानियंस का फेलियर है कि 2 दफ़ा इनके हाथों डसे और तीसरी दफ़ा भी ये मुज़ाकरात कर रहे थे, जो खुद ईरानियंस की बहुत बड़ी गलती थी। ईरान अगर पहले ही एक हार्ड अप्रोच रखता तो शायद आज ये नौबत ना आती, लेकिन अब कारी ज़रबे हासिल करके उनको बड़े गहरे लेसन्स मिले हैं और अब उन्होंने जो अपने अटैक्स हैं वो फुल थ्रॉटल में एक्टिव कर दिए हैं। और इसके अलावा इजराइल के अंदर भी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे जा रहे हैं और बहुत सी जगहों पर इजराइल के अंदर भी एक बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है और कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, उनकी बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं। वही मनाजिर जो हमने आज से 8-9 माह पहले देखे थे 12 रोज़ा जंग में। तो एक बड़ा हैवी नुकसान ईरान इनको दे रहा है। दूसरी तरफ इजराइल भी इन पर स्ट्राइक्स कर रहा है और इजराइल ने इस वक्त पैनिक में क्या किया है कि लेबनान के अंदर हमले शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इतलात आई थी कि हिजबुल्ला ने एक बार फिर हमले किए हैं इजराइल पर, तो उसकी सजा वो पूरे फिर लेबनान को देने लगे हैं। उन्होंने कई जगहों पर बमबारी की है और ग्राउंड ऑपरेशन के हवाले से भी सोच रहे हैं। तो एक बार फिर ये पूरा खित्ता जंग की आग में आ चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ईरान की फायर पावर, और पिछली वीडियो में हमने इसी खदशे का इजहार किया था ईरान के हवाले से कि ईरान की फायर पावर कम हो सकती है दूसरे कैंप के मुकाबले में, लेकिन जिस लेवल के अटैक्स किए हैं, जितनी जगहों पर अटैक्स किए हैं, 100 से ज़ायद लोकेशंस पर साइमल्टेनियसली ईरान अटैक्स जारी रखे हुए हैं, इससे पता चलता है कि उनकी फायर पावर में भी कमी नहीं है। मतलब उनके पास स्टॉक पाइल्स हैं, उनके पास म्यूनिशंस हैं, रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं और उनकी फायर पावर अभी अच्छी खासी है। और यहाँ पर फिर जहन में 2 ही मुल्क आते हैं, चाइना और रूस। चाइना टेक्नोलॉजिकली मदद की है चाइना ने, और रूस ने इनकी फायर पावर के हवाले से मदद की है। और हम कई वीडियोस में आपको इन तीनों ममालिक की ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसके बारे में बताते रहे हैं कि किस तरह ये एक दूसरे की कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करने के हवाले से हैं ये पार्टनरशिप्स। और एक और किस्म के इंटरेस्टिंग अटैक्स हमें नज़र आए हैं ईरान के यूएई और बहरीन के अंदर। और वो अटैक्स क्या हैं, ईरान ने वहाँ डेटा सेंटर्स को निशाना बनाया है और रिपोर्टेडली उनमें से एक जो डेटा सेंटर है या 2 वो अमेज़ॉन क्लाउड सर्विसेज हैं, यानी अमेज़ॉन के डेटा सेंटर्स को निशाना बनाया। अब इसका क्या मतलब है? अब इसमें कुछ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ये जो डेटा सेंटर्स थे ये इजराइलीज़ के ज़रिए इस्तेमाल थे, यानी अमेज़ॉन और इजराइल की कोई कोलैबोरेशन थी। यहाँ पर अमेज़ॉन इनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। डेफिनेटली आपके पास पैसा हो तो आप भी अमेज़ॉन की सर्विसेज ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि अमेज़ॉन इजराइलीज़ के साथ मिले हुए, हम ये कह रहे हैं कि वो उनको सर्विसेज दे रहे थे, तो उनके सेंटर्स को निशाना बनाया है। अमेज़ॉन की सर्विसेज अगर किसी भी मुल्क के पास पैसा हो तो वो हासिल कर सकता है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इजराइल के कुछ ऑपरेशंस इन मिडल ईस्टर्न ममालिक में हो रहे हैं। और यूएई और इजराइल की बात करें तो पिछले 5-6 सालों में तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है और बहुत से लोग कहते हैं कि यूएई में इजराइलीज़ भरे पड़े हैं, वहाँ पर इनके ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब जो सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशंस हैं, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, डेटा सेंटर के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से और अच्छी जॉब्स के हवाले से, तो वो यूएई जो एक गढ़ बनता है अपने आप, पूरी दुनिया को दिखाता है, स्टेबिलिटी का मुजस्मा अपने आप को दिखाता है, वो स्टेबिलिटी इस वक्त ईरान ने वाड़ के रख दी है। और ये पूरे अरब की, और ईरान ने ये पूरे अरब को यही पैगाम दिया है कि आप डुअल गेम खेल के सेफ प्ले नहीं कर सकते, कि एक तरफ आप इनको बेसिस भी दो, आप इनको अपनी ज़मीन भी दो इनकी एक्टिविटीज़ करने के लिए जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो, और फिर आप एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का चूरन भी बेचो पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं हो सकता। ये ईरान पैगाम दे रहा है इन अरबों को। और ये यरूशलेम पोस्ट जो कि इजराइल की अखबार है वो बता रही है कि ये जो क्लाउड सर्विसेज पर अटैक हुए हैं ये इजरायली मिलिट्री के ज़रिए इस्तेमाल थे।
तो यहाँ पर ईरान ने क्या किया है कि इजरायली मिलिट्री की डेटा और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ पर हिट किया है। और डेटा सेंटर्स पर जब आप अटैक करते हो तो आप पूरी इंफॉर्मेशन पर अटैक करते हो, आपकी स्टोरेज कैपेसिटी मुतासिर होती है, आपकी इंटीग्रेशन कैपेसिटी मुतासिर होती है, चीज़ों को एनालाइज करने की कैपेसिटी ख़राब होती है। जब आप किसी का डेटा ही पूरा उड़ा दोगे या इंटीग्रेशन ही ख़त्म कर दोगे, अब हमें नहीं पता कि उस डेटा सेंटर में किस लेवल की इंटीग्रेशन हो रही है या किस लेवल के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं इजरायली मिलिट्री को। तो वो जो नोड्स हैं, कनेक्टिंग नोड्स, ईरान ने उनको निशाना बनाया है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना को शो करता है। ये हमें मॉडर्न वॉरफेयर की एक क्लियर एग्जांपल नज़र आती है कि एक तरफ डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल और दूसरी तरफ उन डेटा सेंटर्स की तबाही, उनको अटैक किया गया है। और आई थिंक मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें, आजकल के ज़माने की बात करें, तो ये कोई शायद पहली एग्जाम्पल है। रशिया यूक्रेन जंग में शायद ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन आजकल ये हमें ये पहली एग्जाम्पल नज़र आई है कि डेटा सेंटर को हिट किया गया है। और एलॉन मस्क और बहुत से टेक जायंट्स अक्सर इस खदशे का इजहार करते हैं कि फ्यूचर में जब जंगें होंगी तो डेटा सेंटर्स पर हमले किए जाएंगे, लिहाजा हमें अपने डेटा सेंटर्स चांद पर खोलने चाहिए या मार्स पर, या यानी इस ज़मीन से बाहर ले जाने चाहिए, ताकि वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहे, वो अपनी जगह कायम रहे। तो ऐसे मौके पर जब आप डिजिटल डोमेन का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के होते हुए, इस मौके पर आपके इन सेंटर्स पर अटैक एक बहुत बड़ी शिकस्त होती है आपकी। और कई जगहों पर हमने देखा है कि डेफिनेटली ईरान ने ये मॉडर्न वॉरफेयर के लेसन सीखे हैं और डेटा सेंटर्स पर हमले किए हैं, और एक्यूरेसी के साथ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक्यूरेसी हमें नज़र आ रही है, प्रिसीजन स्ट्राइक्स नज़र आ रही हैं, और यहाँ भी हमें चाइना की ही टेक्नोलॉजी का हाथ नज़र आ रहा है, जो कि ईरान को जिन्होंने असिस्ट किया है। और पहले तो हमें ऐसे लग रहा था कि ईरान सिर्फ यूएस की बेसिस पर अटैक करेगा, लेकिन ईरान ने बहुत आगे तक बात बढ़ा दी है, गल वध गई है। मतलब ईरान ने इनके ऑयल टैंकर्स पर हमले शुरू कर दिए हैं, यूएस के, सऊदीज के, ब्रिटिश के, मतलब हर तरफ आग लगा दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के इर्द गिर्द भी जो इनके जितनी भी ऑयल सप्लाईज हैं वो इस वक्त खतरे में पड़ चुकी हैं अरब ममालिक की। अब जो ज़्यादा दूर टारगेट होता है वहाँ ये बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं ईरानियंस, और जो रिलेटिवली करीब इलाके हैं वहाँ पर ये ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें नज़र आया है ईरान के शहद कामिकज़ई ड्रोन्स की कामयाबी और एक्यूरेसी नज़र आ रही है, जो कि लंबे फासले तक ट्रैवल करते हैं और अपने टारगेट को निशाना बनाते हैं। इन ड्रोन्स ने एक तबाही क्रिएट कर दी है और यूएस भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सबसे ज़्यादा परेशान तो ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इन ड्रोन्स ये जब हिट करते हैं अपने टारगेट को तो ये तबाही फेर देते हैं, बड़े पैमाने पर नुकसान फैलाते हैं, और इनको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये लो फ्लाई करते हैं और अक्सर ये जो मॉडर्न रेडार सिस्टम्स होते हैं उनको चकमा भी दे देते हैं, और ये चकमा दे भी रहे हैं, ये हमें हमारे सामने नज़र आ रहा है। और अक्सर ये रेडार पर तब आते हैं जब ये टारगेट के बहुत करीब आ चुके होते हैं, और फिर वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए तो इनके पास मल्टीपल लेयर्स हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स की। आयरन डोम है, फिर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, यूएस का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन ये जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इनको रोकना बड़ा मुश्किल इस वक्त नज़र आ रहा है यूएस कैंप की तरफ से। और यहाँ अमेरिकन और इजरायलीज का एक बहुत बड़ा बजट खर्च हो रहा है। इनके जो इंटरसेप्टर्स होते हैं, अब आपको पता है ये एडवांस चीज़ें यूज़ करते हैं, $44 मिलियन का एक इंटरसेप्टर बताया जा रहा है, जबकि ईरानियन मिसाइल की कीमत है $2.5 लाख। कहाँ $2.5 लाख और कहाँ $4.5 करोड़। तो इतना फ़र्क आ रहा है। और कई जगहों पर हम ये भी देख रहे हैं कि एक मिसाइल को रोकने के लिए 11 12 इंटरसेप्टर आ रहे हैं। और इसी तरह ड्रोन्स की बात करें तो ईरान को एक ड्रोन तकरीबन $20,000 का पड़ता है, और उसके मुकाबले में पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स, जिसको रोकने के लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, उसका एक इंटरसेप्टर $5 मिलियन का है। कहाँ $20,000 और कहाँ $50 लाख। तो बहुत बड़ा गैप है। यहाँ अमेरिका का बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया हो रहा है, और यहाँ अमेरिकन को लग पता गया है। और अमेरिका की पेंटागन ने भी एक रिपोर्ट जमा कराई है कांग्रेस में, और उसमें भी यही ऐसे लगता है कि वो इतने खुश नहीं है इस जंग से, और उन्होंने ये कन्वे करने की कोशिश की है कि ईरान पर हमले का कोई ख़तरा नहीं था हमारे हमले से पहले। अमेरिका और उसके एलाइज के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ ये है कि ईरान के ड्रोन्स इनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और आपको याद होगा जब पाक भारत मार्का हुआ था, उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान को भारत पर क्या एज हासिल है जब पाकिस्तान चाइना की टेक्नोलॉजी हासिल करता है, कि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत तेज़ है, और आपको एक
थोड़े टाइम पीरियड में ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। चाइना की गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें या फाइटर जेट्स की या ड्रोन्स की, वहाँ पर आपको एक दिन के अंदर कई यूनिट्स मिल जाते हैं, जबकि अमेरिका में वो मैन्युफैक्चरिंग स्पीड नहीं है। और उसी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप भी रोते हैं कि हमने मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में लगानी है। पिछले 30-40 सालों में ये मैन्युफैक्चरिंग बहुत वीक हुई है अमेरिका में, और चाइना इस मैन्युफैक्चरिंग पर गालिब हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। और यही अब हम एक इनका अलमिया देख रहे हैं ये वेस्टर्न अलायंस का, कि इनके सामने चाइना आकर खड़ा हो गया है जो इनको मुंह चिढ़ा रहा है, जिसने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के जरिए अपने पार्टनर्स को बहुत ज़्यादा एम्बोल्डन कर दिया, जैसे कि पाकिस्तान हो या फिर ईरान हो। ईरान के पास अभी मॉडर्न एयरफोर्स नहीं है, वो ईरान की अपनी नाअहली थी, लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज किए रखा। पाकिस्तान उस पर काम करता रहा, और चाइना की तरफ से जो एडिशंस थी उन्होंने एक और अपग्रेडेशन का काम किया, उन्होंने उसको और मज़ीद मॉडर्नाइज कर दिया। तो पहले बेस आपने रखनी होती है, उसके बाद चाइनीज़ टेक्नोलॉजी आपकी मदद करती है। तो यहाँ पर ईरान ने जहाँ काम किया उसके रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। इनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी हो चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, इसमें इन्होंने ना सिर्फ चाइना से मदद ली है बल्कि रूस से बहुत ज़्यादा मदद ली है, और अब वो एक गेम चेंजिंग टूल के तौर पर हमें नज़र आ रहे हैं। लो कॉस्ट में ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं एडवर्सरी का, और चकरा कर रख दिया है अमेरिका और उनके एलाइज को। और इसके ज़रिए ईरान अमेरिका और इनके एलाइज की जो जंगी कीमत है, वॉर कॉस्ट, उसको बढ़ा रहा है कि तुम्हारे लिए हम जंग महंगी कर देंगे, इतनी महंगी कर देंगे कि तुम शायद वैसे ही निकल जाओगे इधर से। हम तो अपना नुकसान कराएंगे लेकिन तुम्हें भी उड़ा कर रख देंगे। और एक मुल्क का इतने लार्ज स्केल पर पूरे रीजन पर अटैक, ये कैपेबिलिटीज़ को जाहिर करता है। डेफिनेटली ये फायर पावर को शो करता है, ये टेक्नोलॉजी को शो करता है, और ये प्रेपरेशन को शो करता है। और ईरान ने जो धमकी लगाई थी आज से 1 महीना पहले ईरान के सुप्रीम लीडर ने कि अगर हम पर हमला हुआ तो फिर ये रीजनल वॉर होगी, तो वो ये फिर करके दिखा रहे हैं। और ईरान की इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि यूएस फोर्सेस को ब्लाइंड किया जाए, उनकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं रेडार इंस्टॉलेशंस पर अटैक्स करके, और फिर लो कॉस्ट ड्रोन्स दागे जाएं उन पर, जिससे यूएस के एयर डिफेंस सिस्टम्स के इंटरसेप्टर्स एग्जॉस्ट हो जाएं। जो हमने अभी आपको बताया कि उनकी कीमत ही इतनी ज़्यादा है, वो कितनी देर तक ईरान के इन ड्रोन्स को रोकते रहेंगे, इतने महंगे एयर डिफेंस सिस्टम्स। और फिर हम ये भी देख सकते हैं कि इनकी बैटरीज जब कम्प्लीटली एग्जॉस्ट होने के करीब होंगी तो ईरान फिर लार्ज स्केल अटैक्स को भी बढ़ा सकता है। जो इनके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जिनको इंटरसेप्ट करना उस स्टेज पर यूएस के लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और ईरान की लीडरशिप इस वक्त पूरी दुनिया को ये शो करा रही है कि हम पैनिक नहीं हो रहे। हम देख रहे हैं कि इजराइल उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर टारगेट करता जा रहा है, उनको अटैक कर रहा है, IRGC की फैसिलिटीज़ को टारगेट कर रहा है, लेकिन वो मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे, क्योंकि डेफिनेटली अब उन ऑफिसेज में तो वो ऑफिसर्स नहीं होंगे, वो तो अब कहाँ होंगे वो किसी को नहीं पता। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ईरान के अंदर जो हमले हो रहे हैं इसराइल के, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियंस जान बाहक हो रहे हैं, क्योंकि पैनिक में वो फिर अंधाधुंध बॉम्ब गिरा रहे हैं ईरान के अंदर। और ईरान की तरफ से जिस लेवल के मिसाइल हमले हो रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि वहाँ पैनिक की सिचुएशन है। नज़र यही आ रहा है कि ईरान की टॉप मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप आराम से फैसले कर रही है, क्योंकि जिस लेवल के हम अटैक्स देख रहे हैं वो इसका मुंह बोलता सबूत है। एनर्जी फैसिलिटीज़ पर हमले करके ईरानियंस इन पूरे रीजनल ममालिक को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम आपकी इकोनॉमिक पेन में इजाफा करते रहेंगे अगर आपने जंग रुकवाने में अपना किरदार अदा ना किया, और अगर आप इसी तरह यूएस को बेसिस प्रोवाइड करते रहे। और आने वाले दिनों में ईरान मज़ीद एनर्जी फैसिलिटीज़ पर अटैक करेगा। ईरान का ये पैगाम है कि मैं पूरे रीजन को आग लगा दूंगा। आपने हमारी टॉप लीडरशिप को असैसिनेट किया है, आपने हमारे मुल्क में लोगों को मारा है, आपने हमारे IRGC के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स किए, आपने न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि हमले क्या होते हैं। ईरान इस वक्त ना मिलिट्री बेसिस को छोड़ रहा है ना एनर्जी फैसिलिटीज़ को, और गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए ये एक शदीद पैनिक का मकाम है। और सिर्फ गल्फ़ कंट्रीज़ ही नहीं, अमेरिका इस वक्त काफ़ी परेशानी में नज़र आ रहा है। और इजराइल ने ये सारी फ्रस्ट्रेशन लेबनान पर निकालने का फैसला किया है, जो कि उनके लिए रिलेटिवली एक आसान टारगेट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी इस वक्त पार्शली बंद है, और इसका नुकसान भी आने वाले दिनों में हमें नज़र आएगा जब ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी। और इसको भी ये अमेरिकन और बाकी दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकते कि ऑयल सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से इतने लंबे अरसे के लिए बंद हो। वो अमेरिका जो मोहम्मद बिन सलमान से अक्सर मिन्नतें करता रहता है कि अपनी ऑयल सप्लाईज को बढ़ाएं ताकि हमारे मुल्क में एनर्जी प्राइसेस कम रहें, तो क्या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इतना लंबा अरसा बंद रखने के लिए तैयार रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये जंग मुझे बहुत जल्द ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, और मोस्ट प्रोबेबली ईरान के साथ कोई पीस डील ही इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस लेवल का नुकसान ईरान इनको पहुंचा चुका है ये मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकते।
इनके यूरोप का क्या बनेगा जो ऑलरेडी रूस से ऑयल सप्लाईज को बंद कर चुका है? अगर मिडल ईस्ट से भी बंद हो जाएगी तो फिर इनका क्या बनेगा? तो इसलिए ये इतना आसान नहीं है पूरी दुनिया के लिए कि नेतन्याहू की हर नाजायज़ ख्वाहिश को माने। ये तो इन पर है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जैसे लोगों पर, कि वो कुछ करें और इस जंग को रोकें, और यकीनन ऐसा ही होने वाला है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में कितने अरसे तक आप इस जंग को चलता हुआ देख रहे हैं। आपके ख्याल में ये जंग कुछ दिनों में ख़त्म होगी या फिर महीने लग जाएंगे या फिर साल भी लग सकते हैं? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।